हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी ब्रेन्स एजुकेशन। अभी तक हम अपनी इंडियन पॉलिटी की सीरीज़ का दो चैप्टर मतलब दो पार्ट कंप्लीट कर चुके थे। आज ये उस सीरीज़ का तीसरा पार्ट है। पिछले पार्ट्स में हमने एक्ट ऑफ 1786 पढ़ा था, एक्ट ऑफ 1793 पढ़ा था और उसके बाद हमने एक चार्टर एक्ट ऑफ 1813 पढ़ा था। लेकिन आज हम चार्टर एक्ट 1833 कंप्लीट करेंगे और उसके बाद चार्टर एक्ट 1853 कंप्लीट करेंगे। देन ये हमारा जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड वाला एक चैप्टर है उसके दो पार्ट्स हैं, एक है कंपनी रूल, सेकंड है द क्राउन रूल। इसका पहला पार्ट कंपनी रूल हमारा ख़त्म हो जाएगा और उसके बाद हम द क्राउन रूल शुरू करेंगे। तो सबसे पहले बिना किसी टाइम गंवाए हम शुरू करते हैं। चार्टर एक्ट 1833 क्या था? सबसे पहले हमने देखा था हर जो ब्रिटिश प्रोविंसेस थी उनकी अपने अलग गवर्नर्स होते थे। जैसे बॉम्बे का एक गवर्नर है, मद्रास का अपना गवर्नर है और जो बंगाल था उसका अपना गवर्नर होता था। सबकी अपनी अपनी अलग लेजिस्लेटिव पावर्स होती थी। लेकिन फिर जो बंगाल प्रेसिडेंसी थी उसके गवर्नर को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया। गवर्नर को एक पोस्ट अप करके गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया था। लेकिन उसके बाद जो मद्रास और बॉम्बे के जो गवर्नर्स थे वो उसके अंडर में काम कर रहे थे। लेकिन अब क्या करा, अब जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है उसको अब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया। जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था ना, ये रहा, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बिकेम द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। मतलब अभी इनको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया। उस वक्त गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन थे? 1833 में लॉर्ड विलियम बेंटिक। अब ये बन जाते हैं हमारे गवर्नर जनरल से गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन है? उनका नाम है लॉर्ड विलियम बेंटिक। ओके, दे हैव द सिविल पावर एंड द मिलिट्री पावर इन दी वोल इंडिया। पूरे इंडिया में जितनी भी सिविल पावर और मिलिट्री पावर थी वो इनके अंडर में आती थी। अभी ये काफ़ी पावरफुल हो गए। बाकी जो बॉम्बे और मद्रास, मतलब बॉम्बे और मद्रास, इनकी दोनों की स्पेलिंग गलत है। इनके जो प्रेसिडेंसी थी उसकी लेजिस्लेटिव पावर छीन ली गई। मतलब अब ये प्रेसिडेंसी अगर अपने एरिया में कोई भी रूल बनाना चाहती हैं तो ये रूल नहीं बना सकती। अगर इनको कोई भी रूल फॉलो करना है तो वो यही रूल फॉलो करेंगे जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाएंगे। अब इनके अंदर लेजिस्लेटिव पावर नहीं है, मतलब अब ये कोई भी नियम नहीं बना सकते। अब तक जितने भी रूल्स आ रहे थे ब्रिटिश क्राउन की तरफ से, ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से, उनको बोलते थे रेगुलेशन। लेकिन चार्टर एक्ट 1833 के बाद जितने भी नए नियम बनते हैं उनको एक्ट बोलेंगे, रेगुलेशंस नहीं बोलेंगे। अब उनका नाम बन जाता है एक्ट। अब ब्रिटिश क्राउन तो चाह ही रहा था कि ईस्ट इंडिया कंपनी की पावर कम हो, पहले उनसे पावर छीनी थी, मोनोपोली ख़त्म कर दी, धीरे धीरे वो उनकी पावर छीन रहा था। तो अब ईस्ट इंडिया कंपनी को बना दिया गया जस्ट अ एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी। मतलब जैसे कि पहले ईस्ट इंडिया कंपनी थी, कमर्शियल बॉडी थी कि व्यापार करती थी, सामान इधर से उधर बेचती थी, ट्रेड करती थी, प्रॉफिट कमाती थी। लेकिन उसके बाद वो पॉलिटिकल बॉडी भी बनी, वो नियम बनाने लगी और उसने टेरिटोरियल पे कब्जा करना शुरू कर दिया। लेकिन अब ब्रिटिश क्राउन था धीरे धीरे अपना कब्जा कर रहा था और ईस्ट इंडिया कंपनी की पावर को ख़त्म कर रहा था। तो इसने बोल दिया कि अब नियम हम बनाएंगे और जस्ट तुम उस नियम को इम्प्लीमेंट करोगे, उस नियम को लागू करोगे और उसको देखोगे किस तरीके से वो नियम इंडिया के अंदर फॉलो हो रहा है और किस तरीके से वर्क कर रहा है। अब ना तो तुम कमर्शियल बॉडी हो, ना ही तुम पॉलिटिकल बॉडी हो, ना तुम नियम बना सकते, ना तुम ट्रेड कर सकते। यू आर जस्ट अ एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी। मतलब हम जो नियम बनाएंगे उसको तुम जस्ट एडमिनिस्टर करो। वहाँ पे एंड कर दिया उसका कमर्शियल बॉडी जो थी, वो कमर्शियल काम जो था ईस्ट इंडिया कंपनी का ब्रिटिश क्राउन ने ख़त्म कर दिया। यहाँ पे आके जो ट्रेड विद चाइना, मतलब चाइना के साथ था, टी ट्रेड था, वो सब रोक दिया गया। जब हमने पिछले वाले चार्टर में देखा था कि जो ब्रिटिश ट्रेड मोनोपोली थी, मतलब एक ही कंपनी काम करेगी, वो ख़त्म कर दी थी चार्टर एक्ट 1833 में ब्रिटिश क्राउन ने। और ये बोल दिया था बस चाइना के साथ इसकी मोनोपोली है। मतलब चाइना में जितना भी बिजनेस होता है उसमें सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी अकेली रहेगी और जो चाय का व्यापार है उसमें। लेकिन हाँ, अब यहाँ पे आके उसको भी ख़त्म कर देते हैं कि अब तुम्हारी ना तो कोई मोनोपोली है और ना तुम कहीं पे व्यापार कर सकते, सब चीज़ें ख़त्म। अब जस्ट यू आर जस्ट अ एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी। ओपन कंपटीशन फॉर सिविल सर्वेंट्स बट दैट बिकम अनसक्सेसफुल। तो यहाँ पर इन्होंने बोला कि जो इंडियन लोग हैं उनके लिए भी सिविल सर्वेंट्स, मतलब आईएएस आईपीएस, जो इस लेवल की जो पोस्ट होती हैं उसमें हम इंडियंस को भी सिलेक्ट करेंगे। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी के सर्वेंट्स थे, जो सिविल सर्वेंट्स भी थे और जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल में भी काम कर रहे थे,
उन्होंने इस चीज़ पे ऑब्जेक्शन उठाया। इस चीज़ को जस्ट एक आइडिया की तरह ये सामने आया था चार्टर एक्ट 1833 में, लेकिन ये सक्सेसफुल नहीं हुआ क्योंकि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग थे उन्होंने इसके खिलाफ काफ़ी आवाज़ उठानी शुरू कर दी, तो फिर ये अनसक्सेसफुल साबित हुआ। इसके बाद ये एक्ट में इतना ही रहता है। देन उसके बाद आता है अगला एक्ट 20 साल बाद। ये जो चार्टर एक्ट हैं इनके बीच में 20-20 साल के गैप थे। पहला चार्टर एक्ट 1813, दूसरा चार्टर एक्ट 1833 और तीसरा चार्टर एक्ट 1853। देखिए अब इसमें क्या बोलता है, इसमें बोलता है लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शंस सेपरेटेड इन गवर्नर जनरल्स काउंसिल। मतलब जो गवर्नर जनरल है, जहाँ पर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वो था, वो काम करता है, उसमें एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल मतलब एक लेजिस्लेटिव पावर होती है नियम बनाने की, एक होती है एग्जीक्यूटिव पावर जिसमें हम नियम लागू करते हैं, नियम को इम्प्लीमेंट करते हैं, लागू करते हैं। ये बोलता है कि ये अलग अलग पावर्स हैं, हम इसको अलग करते हैं और इनका जो अलग अलग एक टीम होंगी वो अलग चलाएंगी। लेजिस्लेटिव के लिए एक अलग टीम होगी और एग्जीक्यूटिव के लिए एक अलग टीम होगी। इन्होंने एक लेजिस्लेटिव काउंसिल भी एक लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई और उसमें 6 मेंबर रखे जो कि बोले जाते थे लेजिस्लेटिव काउंसलर्स। लेजिस्लेटिव काउंसिलर मतलब इन्होंने गवर्नर जनरल की जो काउंसिल है इसको पहले लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव में 2 हिस्सों में बांट दिया। अब इस काम के लिए इन्होंने 6 लोग रखे जिसको बोला जाता लेजिस्लेटिव काउंसलर्स। अब इन 6 मेंबर्स में इन्होंने क्या करा कि ये अलग से एक मिनी पार्लियामेंट की तरह काम करेगी। अब हम इस वाले पॉइंट पे आते हैं, ये वाला। ये आउट ऑफ 6 मेंबर्स 4 मेंबर्स वर अपॉइंटेड फ्रॉम द प्रोविंशियल लेजिस्लेटर। मतलब इनमें से 2 तो ब्रिटिश अपॉइंट करेंगे, ब्रिटिश इंडिया से ब्रिटिश क्राउन अपॉइंट करेगी, बाकी जो 4 हैं वो लोकल इंडियन होंगे और ये अलग अलग प्रेसिडेंसी से होंगे। पहला एक मद्रास प्रेसिडेंसी से उठाएंगे, एक बॉम्बे प्रेसिडेंसी से उठाएंगे, एक आगरा से उठाएंगे और एक बंगाल से। इन 4 प्रेसिडेंसी से ये लोग तो 4 इंडियन होंगे, बाकी ये जो 2 होंगे ये ब्रिटिश अपॉइंट करेगी, ये वहीं से आएंगे, ब्रिटेन से ये लोग आएंगे, 2 जो बचे हैं, बाकी 4 यहीं के। ये 6 लोगों की एक लेजिस्लेटिव काउंसिल होगी जो यहाँ पर काम करेगी। गवर्नर जनरल की जो काउंसिल होती है उसमें काम करेगी, लेजिस्लेटिव फंक्शंस ये काम करेगी। ये होता है इसका पूरा। इसको बोला गया इस जो काउंसिल है 6 मिनी काउंसिल है, मिनी पार्लियामेंट की तरह ये काम कर रही है, इसको बोला गया इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल। इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल या फिर सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल भी कहा गया है। अब इन्होंने जो पिछले चार्टर एक्ट 1833 में सिविल सर्विसेज का जो लाने के सोचा था इंडियंस के लिए भी, ये इन्होंने एक कमेटी बनाती है, मैक्वेली कमेटी सेटअप। इन्होंने एक बनाई गई कमेटी और उस कमेटी ने बोला कि भाई सिविल सर्विसेज जो हैं वो इंडियंस के लिए भी लानी चाहिए, जो बड़ी पोस्टों पे काम करेंगे उस पर इंडियन भी होंगे। तो फिर इस एक्ट में सिविल सर्विसेज का जो ओपन कंपटीशन कर दिया हर किसी के लिए, इंडियन भी अब सिविल सर्विसेज कर सकता था। कोवेनेंटेड एंड नॉन कोवेनेंटेड। कोवेनेंटेड मतलब जो ज़्यादा हाई लेवल की थी सिविल सर्विसेज, और नॉन कोवेनेंटेड मतलब लो लेवल की, मतलब हर लेवल पे अब इंडियंस काम कर सकते थे। अब जो कंपनी थी उसका टाइम पीरियड हर बार ये 20-20 साल करके बढ़ा रहे थे, हर बार ये 20-20 ईयर करके उसकी कंपनी को बढ़ा रहे थे कि इतने दिनों तक और चलेगी। इस बार इन्होंने क्या करा, कंपनी का बढ़ा तो दिया टाइम कि कंपनी चलेगी आगे तक, लेकिन इन्होंने जो है ना एक टाइम पीरियड नहीं बताया कि कितने टाइम के लिए हम कंपनी को एक्सटेंड कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि इन्होंने डायरेक्ट ये संदेश दे दिया कि हम कंपनी को कभी भी ख़त्म कर सकते हैं और कभी भी ब्रिटिश क्राउन डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेगा। लेकिन हाँ, ये 1853 की बात हो रही है। 1857 में सेपोई म्यूटनी होती है, 1858 में कंपनी वैसे भी ख़त्म हो जाती है, मतलब अगले 5 साल बाद वैसे भी कंपनी ख़त्म होने वाली थी। और यहीं पे हमारा जो एक कंपनी रूल है वो ख़त्म होता है। कंपनी रूल में इतने ही एक्ट बनकर आए हैं। इसके बाद अब हम शुरू करेंगे क्राउन रूल, जो कि अगली वीडियो में हम शुरू करते हैं। बाकी जो कंपनी का था, कंपनी रूल में इतना हमने पढ़ा है। इसकी 3 वीडियोस कंप्लीट हो चुकी हैं फ़िलहाल। थैंक यू सो मच। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप इस सीरीज़ की एक भी वीडियो मिस नहीं कर पाएँ। इसमें हम इंडियन पॉलिटी पूरी कवर करेंगे बहुत अच्छी तरीके से, और चैनल से जुड़े रहें। थैंक यू सो मच गाइस।